दोस्तों जरा सोचिए कि आप करोड़ों की चोरी करें और पुलिस को यह बात पता चल जाए, लेकिन फिर भी पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती और आप अमीर होकर आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे ही चोरी की है। यह एक सच्ची कहानी है जिसमें अर्जेंटीना के 5 लोगों ने इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की थी, और वो भी दिन दहाड़े, सबके सामने, पुलिस के सामने। और इस चोरी के दौरान एक भी इंसान को खरोंच तक नहीं आई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फर्नांडो को, जो कि एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर है। हालांकि वह अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो चुका है। एक रात जब फर्नांडो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था तो वो जॉइंट पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक कार पानी उड़ाकर उसके जॉइंट को बुझा देती है। वो जॉइंट को बहते हुए पानी में फेंक देता है। उसका जॉइंट पानी के साथ आगे बढ़कर नजदीक के गटर में गिर जाता है। फर्नांडो उसका पीछा करता है और देखता है कि ये गटर बैंक ऑफ रियो के सामने है, और वो गटर का पीछा करते हुए एक पुल के पास पहुंचता है जहां नाला खत्म हो जाता है। फिर फर्नांडो नाले के बड़े से पाइप में जाता है और अचानक उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है और उसे बैंक ऑफ रियो में लूट करने के अपने आइडिया के बारे में बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो फर्नांडो का आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका मानना है कि बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए उसे गाड़ियाँ, कई सारे इक्विपमेंट्स और काफी पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी की तलाश करना शुरू करता है जो बैंक रॉबरी की इस प्लान को फाइनेंस कर सके। फर्नांडो का एक और दोस्त बेबाजूद उसे फाइनेंस के लिए मारियो के पास भेजता है। मारियो जो कि छोटी मोटी चोरी करने में उस्ताद है। अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी फर्नांडो उसे कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो फिर उसे कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मारियो भी इसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर फर्नांडो और मारियो लोकेशन पर जाते हैं। फर्नांडो बैंक ऑफ रियो के सामने वाले गटर में एक मेजरमेंट टेप डालता है, जिसके बाद वो दोनों नाले के अंदर जाकर टेप का निचला हिस्सा देखते हैं। कुछ गिनती के बाद फर्नांडो बताता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है, लेकिन मारियो को बारिश की फिक्र रहती है। अगर बारिश आ गई तो वो लोग फंस जाएंगे, लेकिन फर्नांडो कहता है कि वो लोग उस दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो को भी उसका प्लान बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो, मारियो और देवा जो बैंक रॉबरी को प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। वो बैंक में सुरंग खोदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर है। फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज होते हुए नोटिस करते हैं। इसीलिए वो स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाते हैं जिससे वो अपने शरीर का टेम्परेचर मोशन सेंसर से बचा सकते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि फर्नांडो ये नहीं जानता था कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाए। इसीलिए वो अगले दिन बैंक के आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं। सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाने से पहले फर्नांडो बैंक के आसपास की तस्वीरें लेता है। सेबेस्टियन बैंक के स्टाफ से अकाउंट ओपन करवाने के बारे में पूछता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उससे पूछताछ करने के लिए उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन ये सब फर्नांडो की प्लानिंग का हिस्सा ही था, क्योंकि उसे सेफ्टी डिपॉजिट वॉल को नजदीक से देखना था। सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो की हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए फर्नांडो को वहां से जाने दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे में से मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया था। फिर फर्नांडो और सेबेस्टियन तस्वीरें और उन्होंने जो कुछ देखा उसे याद करके बैंक का पूरा प्लान बनाते हैं। फर्नांडो उस कमरे से घुसने का प्लान बनाता है जिसमें उसको रखा गया था। अब उन्हें बस बैंक और नाले के बीच का फासला पता लगाना था, इसीलिए वो गटर के ढक्कन और बैंक का अंतर नापने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। टायर पर मार्क करके टायर कितनी बार घूमा इसकी गिनती करके उन्हें ये पता चल जाता है। अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री नॉलेज का उपयोग करके उस एंगल का पता लगाता है जहां से उसे सुरंग खोदनी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पैसा वो चुराएंगे बैंक के पास उनका इंश्योरेंस होगा। इसका मतलब चोरी से आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, बस बैंक वालों को होगा। उस रात फर्नांडो और अन्य लोग नाले में जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब ये लोग अल्बर्टो नाम के एक लड़के को भी अपने साथ लेते हैं। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी फर्नांडो और उसके साथियों को 400 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। पहले वो लॉकर खोलने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, जिससे एक लॉकर को खोलने में 1.5 मिनट का वक्त लगेगा और इसे 400 लॉकर खोलने में उन्हें करीब 7 घंटे लगेंगे। इसीलिए सुझाव देता है कि क्यों न हम में से एक उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में लॉकर किराए पर लेकर लॉकर का बारीकी से निरीक्षण करे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। अगले दिन मारियो उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में एक लॉकर लेता है और लॉकर को
खोलते वक्त वह लॉकर को बड़े ध्यान से देखता है। अब मारियो और उसके साथी एक वेन को चुराते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े गए हैं। तभी वहाँ पर अल्बर्टो और उसकी पत्नी आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि वो सब उनके दोस्त है। इसके बाद रात को सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। एक रात सुरंग खोदते वक्त ड्रिल टूट जाती है, इसीलिए अब उन्हें नया ड्रिल खरीदना होगा। यह देखकर मारियो को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही इस प्लानिंग में काफी पैसा खर्च कर चुका है और जब तक बैंक के सेफ डिपॉजिट वोल्ट को खोलने का तरीका नहीं मिल जाता वो पैसा खर्च करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो रात को तारों को देखता है। तभी फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो उसे बताता है कि उसे प्रॉब्लम का हल मिल गया है। वो बताता है कि बैंक खुले होने के समय सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ अलग होते हैं और बैंक बंद होने के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बदल दिए जाते हैं। सामने से चोरी रोकने के लिए अलग सिक्योरिटी है और सुराग से होने वाली चोरी का भी अलग सिक्योरिटी है। लेकिन जब ये दोनों चोरी एक साथ हो जाए तो उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। फर्नांडो कहता है कि वो बैंक के वर्किंग टाइम के दौरान मेन गेट से एंटर होंगी, क्योंकि उस वक्त सेफ डिपॉजिट वोल्ट भी खुले होंगे और वो भी बिना किसी अलार्म और मोशन सेंसर के। पुलिस को ऐसा लगेगा कि वो छोटे मोटे चोर है और सिर्फ कैश लूटने आए हैं। फर्नांडो इस तरीके से प्लान बताता है ताकि सबको यही लगे कि लुटेरे मेन गेट से ही वापस लौटेंगे और इससे पुलिस को शक भी नहीं होगा कि ये लोग सुरंग के रास्ते भाग जाएंगे। फर्नांडो का आइडिया सुनकर मारियो बेहद खुश होता है। अब बैंक रॉबरी का दिन आता है। गैंग के सभी मेंबर्स अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट छुपाई जा सके। सेबास्टियन नाले के रास्ते अपना काम करने के लिए अंदर जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स बैंक के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। मारियो और देबाजो अपनी गन निकालकर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहीं फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो बैंक कर्मचारियों को फ्लोर पर लेटने का ऑर्डर देते हैं। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन वहाँ पर फर्नांडो सीसीटीवी रूम में से हो रहे कम्युनिकेशन को सुन रहा था। बैंक में मारियो कैशियर को ऑर्डर देता है कि वो सारे के सारे पैसे बैग में डाल दें। वहीं अल्बर्टो जाकर पार्किंग का गेट लॉक करता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर होती है। पुलिस को देखते ही फर्नांडो एक सिविलियन को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज समाप्त हो चुका है और फेज 2 में मारियो एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी गार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है। मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेकर उसे बाहर भेज देता है। इसके बाद फेज 3 में बैंक के सभी कैमरा बंद कर देते हैं। फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और कैबिनेट हटाता है। फर्नांडो फेज 4 कहता है और उस दीवार की दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़ना शुरू कर देता है और बैंक के अंदर आ जाता है। फिर फेज 5 में वो दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट लेकर लॉकर रूम में आते हैं और उस मशीन को असेंबल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक कैनन पावर मशीन है जो सिर्फ 7 सेकंड में लॉकर तोड़ सकती है। अब हर कोई अपनी घड़ी में टाइमर सेट करता है। सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर तोड़ना शुरू करते हैं। इसी बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों के रिलेटिव बैंक के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। पुलिस कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं और बैंक के अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। वहीं बैंक में लॉकर तोड़ने का काम पूरे जोश में जारी है। अचानक छत पर उन्हें पुलिस टीम की आवाज सुनाई देती है। वहीं मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड फोन होता है उस पर पुलिस कैप्टन का कॉल आता है। मारियो कैप्टन से बात करता है और बैंक की छत पर पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए कहता है, नहीं तो वो बंधकों को मार देगा। कैप्टन को बात माननी पड़ती है, लेकिन पुलिस कैप्टन चुपके से 2 स्नाइपर को दूसरी बिल्डिंग की छत पर भेज देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल फर्नांडो ने इस बारे में पहले ही सोच रखा था कि पुलिस उन्हें घेर लेगी और लॉकर तोड़ने तक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस को भटका सके। इसीलिए फर्नांडो मारियो को उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। इसी वजह से मारियो पुलिस वालों से काफी कॉन्फिडेंट के साथ बात कर पाता है। अब कैप्टन मारियो से पूछता है कि उसकी डिमांड क्या है। मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। कैप्टन उसकी डिमांड मानने को तैयार हो जाता है और 1 घंटे का वक्त मांगता है। इसी बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने काफी लॉकर तोड़ दिया है, जिसमें ढेर सारा कैश और कई किलो गोल्ड ज्वेलरी है। बैंक के बाहर पुलिस अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। पुलिसकर्मी देखते हैं कि बैंक में एंटर होने के केवल 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट और दूसरा पार्किंग एरिया से। पुलिस का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक छोटी सी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कैप्टन फिर से मारियो को फोन करती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। कैप्टन उन्हें वकील देने की पेशकश भी करती है। जवाब में मारियो ये कहता है कि वो अपने साथियों से डिस्कस करके इसका जवाब देगा। इसी दौरान फर्नांडो और भी लॉकर तोड़ता है। वहीं पुलिस बाहर
लाचार खड़ी है और यहाँ पर एक महिला का फोन बजता है और पता चलता है कि उसका आज जन्मदिन है। मारियो उस महिला को विश करता है। वहीं देवा जो उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। पुलिस उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखती है और मारियो उस महिला को गिफ्ट के रूप में आजाद कर देता है। मारियो खिड़की के सामने आकर पुलिस कैप्टन को फोन करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं और वो तभी सरेंडर करेगा जब उसे आश्वासन दिया जाएगा कि उसे कम से कम सजा होगी। कैप्टन इस बात से मान जाता है और स्नाइपर्स को पीछे हटने का आदेश देता है। मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि पुलिस गोली चलाती है या नहीं। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी आता है, लेकिन मारियो अटर्नी को गाली देता है और उसकी जगह वह अपने वकील से बात करने के लिए कहता है। जब कैप्टन उसके वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे किसी हॉस्टेज का नंबर दे देता है और वो फोन उठाकर अपनी आवाज बदलकर नकली वकील के रूप में बात करता है और इस तरह वह अपने साथियों के लिए काफी वक्त ले लेता है। अब मारियो ने सभी बंधकों को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया है। फर्नांडो और बाकी साथी लूट का सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं। फिर मारियो अपना फोन बंद कर देता है। इससे पुलिस कैप्टन को शक हो जाता है। तभी पुलिस कैप्टन की नजर गटर पर पड़ जाती है और सोचता है कि बैंक रोवर्स इस रास्ते से भी भाग सकते हैं। सब मिलकर लूट का सारा सामान सुरंग के जरिए नीचे फेंकते हैं और एक बोट में रखते हैं। वहीं ऊपर फर्नांडो अपने सारे हथियार बोट में रख लेता है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह सारी हथियार नकली है। फर्नांडो कभी भी किसी नागरिक को चोट पहुँचाना नहीं चाहता था और पुलिस को ये बात पता चले इसलिए उसने अपने सारे हथियार वहीं छोड़ दिए थे। बैंक से सब निकल जाते हैं और उनके जाते ही बंधक अपने फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर यहाँ से जा चुके हैं। ये जानकर पुलिस कैप्टन एक टीम नाले में भेजता है जबकि दूसरी टीम सामने बैंक से इंटर होती है। फर्नांडो और मारियो सुरंग के सभी सबूतों को वहाँ से मिटाते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में सवार हो जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि फर्नांडो ये जानता था कि पुलिस को नाले के बारे में मालूम पड़ जाएगा, इसीलिए वो नाले में एक छोटा सा डैम बनाते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए जिससे वह मोटर बोट को दूसरी दिशा में ले जा सके। पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर आता है जहाँ पर वो सुरंग का रास्ता देखते हैं जहाँ पर एक बम होता है। हालांकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वह बम और हथियार नकली है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडो और उसके साथी वहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनकी वेन रहती है। वो सब नाले से सीधा वेन के अंदर जाते हैं। सबके ऊपर आने के बाद सेबेस्टियन पूरे माल को ऊपर भेजता है। इस तरह वो सब आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बैंक दिखाया जाता है जो कि उस जगह से कितना दूर है। वहाँ से निकलने के बाद लूट में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान को ये लोग जला देते हैं। फिर वो अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, इस बैंक की रॉबरी को कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी लूट के पैसों से आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी एक दिन अल्बर्टो की पत्नी उसे एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अल्बर्टो उसे धोखा दे रहा था। वो काफी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाती है और ये भी बता देती है कि बैंक रॉबरी में उसका पति अल्बर्टो भी शामिल था। उसका परिणाम ये होता है कि एक के बाद एक सभी गैंग मेंबर्स पकड़े जाते हैं। सभी को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में 7 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो से वेलकम करने के लिए खड़ा है। इसके बाद पता चलता है कि फर्नांडो ने ये तैयारी भी पहले से ही की थी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या होगा। इसीलिए वो लूट के दौरान खिलौने की गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे और वो छोटी सजा पाकर ही जेल से छूट जाए। साथ ही फर्नांडो और गैंग के बाकी लोगों ने लूट का बड़ा हिस्सा छिपा कर रखा था, क्योंकि बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे गए सामान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। लेकिन बैंक ने अंदाजा लगाया था और उनके मुताबिक लॉकर में $2.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी थी, लेकिन पुलिस ने केवल 11.7 लाख डॉलर और 8 किलो ज्वेलरी रिकवर की थी। बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो था नहीं, इसीलिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामला ही न चला सके। इसी तरह फर्नांडो के गैंग ने चोरी भी की और उसकी सजा भी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो अमीर बन गए। न ही उन्हें कानून का डर था और न ही पुलिस का डर था, न ही उन्हें किसी से छुपने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली थी। तो ये था फर्नांडो का मास्टर प्लान। चोरी भी हो गई और सजा भी खत्म हो गई और उसके बाद भी वो लोग बहुत अमीर हो गए। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, इसीलिए फिल्म के अंत में हम बैंक रॉबरी के असली दृश्य देखते हैं और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ ही आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारी चैनल मिस्टर हिंदी फ्लिकर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।